अब हम आज क्या करने वाले हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कॉन्जुगेट रहता है, उसका मॉडुलस रहता है और आर्ग्यूमेंट रहता है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट टाइम तक मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मोवेस थ्योरम बता दिया था और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मॉडुलस इट्स प्रॉपर्टीज, और अगर आर्ग्यूमेंट बचता है तो आर्ग्यूमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ आपको। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जैसे कॉन्जुगेट क्या होता था, अगर मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, तो z का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस एयोटा वाई। ठीक है, अगर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करते हैं, x माइनस एयोटा वाई से। सिंपली ऐसे ध्यान में रखना है कि अयोटा की जगह पे हम माइनस एयोटा लिख देते हैं, तो कॉन्जुगेट में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है z प्लस जेड बार जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z होता है। सिंपल है ये तो। देखो, रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है ना। जैसे x प्लस एयोटा वाई में रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, x होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अयोटा y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। तो z प्लस जेड बार को हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस रियल ऑफ z। तो कभी भी आपको बोल रहे हैं ना कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब उसका रियल पार्ट जीरो है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई रियल पार्ट ऑफ जेड हम जानते हैं कि जेड प्लस जेड बार बाय टू होता है, इसको जीरो कर दो, और हो सकता है आपका क्वेश्चन उससे जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल पार्ट जीरो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जेड प्लस जेड बार बाय टू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो हो गया जेड प्लस जेड बार इज टू रियल जेड। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ जेड माइनस जेड बार, तो z माइनस जेड बार किसके बराबर होगा, एक्स एक्स कट जाएगा और ये टू अयोटा y आ जाएगा। तो टर्म क्या बन जाएगी, टू अयोटा इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो इमेजिनरी ऑफ z का फॉर्मूला इसी से बन जाता है, z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाय टू अयोटा। तो ये इमेजिनरी ऑफ z का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, रियल z प्लस एयोटा इमेजिनरी z। ये ध्यान में रखना था, रियल z भी रियल होता है और इमेजिनरी z भी रियल होता है एक्चुअली में। ठीक है, बट एयोटा लगने के कारण वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा, z प्लस जेड बार बाय टू, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा, z माइनस जेड बार बाय टू अयोटा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, z के ऊपर अगर आप कंजिक्यूटिव कॉन्जुगेट लगाते रहो तो क्या होगा। अब मान लो कि z आपके पास a प्लस एयोटा भी है, ठीक है, और आपने जेड बार निकाला, तो जेड बार कितना आ गया, ए माइनस एयोटा भी आ गया। ठीक है, एक मिनट, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बेटा किसका माइक ऑन है।
चलो देखो अब दोबारा से। हाँ तो हम ये बता रहे थे कि भाई z जो होता है वो x प्लस योटा y होता है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस योटा y। तो अगर आप z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टू रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, z प्लस जेड बार बाई टू। ऐसे अगर आप z माइनस जेड बार करोगे तो वो टू अयोटा y हो जाएगा। तो टू अयोटा इमेजिनरी ऑफ z हो जाएगा। तो इमेजिनरी ऑफ z का क्या फॉर्मूला बनेगा, z माइनस जेड बार बाय टू अयोटा। अच्छा, अब कॉन्जुगेट के ऊपर अगर आप कॉन्जुगेट लगाते रहो n टाइम्स तो क्या होगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो z मान लो हमारे पास a प्लस योटा भी है, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस योटा भी, वो डेफिनेशन है। अब कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर a प्लस योटा भी हो जाएगा। फिर कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस योटा भी हो जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है, एक बार कॉन्जुगेट लेने पर a माइनस योटा भी, फिर एक बार लेने पर a प्लस योटा भी, फिर एक बार लेने पर a माइनस योटा भी, तो ऑल्टरनेट चलेंगे। मतलब अगर z के ऊपर मैं कॉन्जुगेट लगा रहा हूँ और ये n टाइम्स है, तो अगर मेरा n इवन है तब तो ये z के बराबर ही आ जाएगा। देख के समझ आ रहा है, एक जीरो टाइम्स था तो a प्लस योटा भी, टू टाइम्स था तो a प्लस योटा भी, फिर फोर टाइम्स आएगा फिर a प्लस योटा भी आएगा। और अगर n ऑड होगा तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, z बार के बराबर आ जाएगा। तो अगर n इवन है तब तो z के बराबर रहेगा, अगर n ऑड है तो ये z बार के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, जिसको यहाँ तक समझ आ गया ऑल क्लियर करो एक बार। तीन फॉर्मूले बताएं अभी तक। एक z प्लस जेड बार टू रियल z के बराबर होता है, z माइनस जेड बार टू अयोटा इमेजिनरी z के बराबर होता है। z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लो n टाइम्स, अगर n इवन है तो z आ जाएगा, अगर n ऑड है तो z बार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जो कॉन्जुगेट होता है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पे स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे z1 प्लस z2 का मैं होल कॉन्जुगेट लिखता हूँ, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3 का अगर मैं होल कॉन्जुगेट लिखता हूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट, ऐसे चलेगा। ठीक है, बहुत इजीली आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो आपके पास z है, z1 है a प्लस योटा b और Z2 है C प्लस योटा डी। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल में रियल ऐड होता है, ये तो जानते हैं आप। इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा, होल कॉन्जुगेट लेना है। होल कॉन्जुगेट क्या होता है, अयोटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, माइनस अयोटा। तो a प्लस सी तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस अयोटा b प्लस डी हो जाएगा। तो आ जाएगा a माइनस अयोटा b प्लस सी माइनस अयोटा डी, ये वाली टर्म आ जाएगी। a माइनस योटा बी प्लस सी माइनस योटा डी। अब a माइनस योटा बी किसके बराबर है, z1 कॉन्जुगेट, और c माइनस योटा डी किसके बराबर है, z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूँ कि z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर आएगा, z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। सेम इसी तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, सिक्स पॉइंट हमारा है कि अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड पे भी स्प्लिट करके देखोगे ना तो वो वैसे ही बैठेगा। z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल कॉन्जुगेट है, मतलब z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनको ऐसे लिख देते हैं z1 z2, बस कुछ बीच में नहीं लगाते। ठीक है, तो z1 z2 डिवाइडेड बाय z3 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थर्ड डिवाइड में है, तो इसका जो टर्म आएगा वो किसके बराबर आएगा, z1 बार z2 बार डिवाइडेड बाय z3 बार। तो ये टर्म इसके बराबर आएगा, z1 बार इंटू z2 बार डिवाइडेड बाय z3 बार। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, सेवन पॉइंट देखो। सेवन पॉइंट है हमारे पास, z इंटू जेड बार जो होता है ये किसके बराबर होता है, z इंटू जेड बार। तो z इंटू जेड बार जो है वो हमारे पास आएगा, देखो आप इसको ऐसे सोचो कि मान लेते हैं z हमारे पास a प्लस योटा बी है, और जो z बार आएगा वो किसके बराबर आएगा, a माइनस योटा बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस योटा बी इंटू ए माइनस योटा बी, ये किसके बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये तो आपको पहले ही बताया हुआ है।
क्योंकि ये बनेगा ए स्केयर माइनस एटा बी का होल स्केयर, तो एटा स्केयर माइनस वन होता है तो प्लस बी स्केयर हो जाएगा, और ये टर्म हमारी बन जाती है मॉड ऑफ जेड स्केयर, क्योंकि मॉड जेड होता है अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जेड जेड बार जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, मॉड जेड के होल स्केयर के बराबर होता है। इफ मॉड जेड इज इक्वल टू वन, कई बार ये स्टेटमेंट भी यूज होती है, अगर मॉड जेड वन है तो हम ये, अगर मॉड जेड वन है, अदरवाइज तो जेड जेड बार हमेशा किसके बराबर होगा, मॉड जेड के होल स्केयर के बराबर होगा। बट अगर मॉड जेड वन है देन क्या होगा, जेड जेड बार आपका किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जेड बार आपका किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय जेड, और जेड किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय जेड बार। ठीक है, तो ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा हो कि अगर मॉड जेड वन दिया हुआ है तो जेड जेड बार वन हो जाएगा आपके पास, तो जेड बार किसके बराबर हो जाएगा, वन बाय जेड के बराबर, और जेड किसके बराबर हो जाएगा, वन बाय जेड बार। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये तो है हमारी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पे। मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो इसको भी समझते हैं। अब मॉडुलस क्या होता है, अगर z हमारे पास a प्लस योटा b है तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस की डेफिनेशन है अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये मॉडुलस की डेफिनेशन है। अगर z a प्लस योटा b है तो मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये क्या डिनोट करता है, मॉडुलस क्या डिनोट करता है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स वेक्टर बना लो और उसकी लेंथ निकाल लो, तो उसको हम बोलते हैं मॉड z। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड है दो, क्योंकि अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, अंडर रूट की आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आती है, तो मॉडुलस z को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाना है, मॉडुलस z हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, एंड मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z जो है वो रियल पार्ट ऑफ z से ही बड़ा रहेगा, एंड मॉडुलस ऑफ z जो है वो इमेजिनरी पार्ट से भी हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, एंड मॉड z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, ये कैसे चेक कैसे करोगे, देखो आपको ये बताया कि मॉड जो z होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड z ई आयोटा थीटा होता है, ये भी इसकी एक फॉर्म है। ठीक है, यूलर फॉर्म जिसमें हम बोलते थे, इसको आप लिख सकते हो मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, क्योंकि ई आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो z हमारे पास आ जाएगा मॉड z cos थीटा। ठीक है, मॉड जेड cos थीटा प्लस एओटा मॉड जेड sin थीटा, ये लिख देते हैं। अब रियल पार्ट ऑफ z जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया, मॉड जेड cos थीटा हो गया, तो cos थीटा हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए ये हमेशा किससे कम रहेगा, मॉड जेड से कम रहेगा। समझ आ रहा है, बड़ा इजी है ये तो। सिमिलरली इमेजिनरी ऑफ पार्ट ऑफ z अगर आप देखोगे तो वो आएगा हमारे पास मॉड जेड sin थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, इसलिए दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड जेड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू माइनस जेड बार। देखो ये समझ आ रहा है, से z इज इक्वल टू ए प्लस योटा भी है। ठीक है, आप इसको ना आर ई योटा थीटा से भी देख सकते हो, z को आर ई योटा थीटा मान के भी कर सकते हो। तो इसका मॉड z कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z इज अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस योटा बी, तो मॉडुलस z तो फिर भी कितना आएगा, मॉडुलस z तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर, वो क्या आएगा, सेम ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही आएगा। ठीक है, माइनस जेड का अगर मैं मॉड लेता हूँ तो माइनस जेड मेरे पास किसके बराबर आएगा, माइनस जेड मेरे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस योटा बी। ठीक है, तो इसका जो मॉड जेड आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ना जेड बार लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे जेड बार आएगा, यहाँ पे माइनस जेड आएगा। ठीक है, तो जेड का मॉडुलस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस जेड का मॉडुलस भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। और माइनस जेड बार किसके बराबर होगा? अब माइनस जेड पता है तुम्हें, और माइनस जेड बार क्या होगा उसका एक बार और कॉन्जुगेट ले लो, तो आ जाएगा माइनस ए प्लस एटा बी। तो इसका माइनस जेड बार का जो मॉडुलस है वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो क्या वैल्यू बनेगी? अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखो भाई, ये समझ आया नहीं समझ आया? कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ मुझे। अब जैसे आप आर ई एटा थीटा से अगर आप करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपने जेड को ले लिया, आर ई एटा थीटा, ठीक है। तो मॉड जेड तो इसमें कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ जेड बार लिखते हो तो जेड बार क्या होता था उसमें? आर ई के बाद माइनस एटा थीटा होता है, एटा की जगह माइनस एटा डालना होता है तो इसमें पावर में आएगा। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो तो आर ही तो है, ये वाली टर्म तो आपकी आर्ग्यूमेंट डिसाइड करती है ना। ऐसे जब माइनस में देखोगे तो मान लो जेड इज इक्वल टू माइनस आर ई की पावर एटा थीटा लिख दिया, ठीक है। तो जेड का जो मॉडुलस आएगा वो आर ही आएगा। क्यों आर आएगा? क्योंकि इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, मॉड जेड आर ई रेज़ टू द पावर अयोटा पाई प्लस थीटा। क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना, मान लो आर पॉजिटिव है तो आपने उसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो मैग्नीट्यूड तो आर ही रहेगा, उसका आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। इसलिए अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो ये तो हो गया मेरा जेड, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2 का मॉडुलस, तो यह आ जाएगा हमारे पास मॉड z1 मॉड z2। z1 z2 का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर आता है? मॉड z1 मॉड z2। इसको भी अब चेक करते हैं। इसको दो तरीकों से चेक कर सकते हो आप, वही एक तो a प्लस योटा बी सी प्लस योटा डी मान के चेक कर लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप आर ई योटा थीटा से चेक कर लीजिए। तो हम आर ई की पावर योटा थीटा से चेक कर रहे हैं। मान लेते हैं z1 है हमारे पास आर वन ई की पावर योटा थीटा वन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर वन, और आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा वन, ठीक है। इतना समझ आ ही रहा होगा। ये ज्यूम किया है z2 किसके बराबर है? आर टू ई की पावर योटा थीटा टू। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू है, तो मॉडुलस ऑफ आर वन ई आयोटा थीटा वन इंटू आर टू ई आयोटा थीटा टू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? मॉडुलस ऑफ आर वन आर टू ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, ये बन जाएगी। ये टर्म किसके बराबर आ जाएगी? ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गया तो आर वन आर टू ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू। अब ये जो टर्म है ई की पावर आयोटा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? वन ही होगा, और आर वन आर टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर वन आर टू ही रहेगा, ठीक है। मॉड आर वन मॉड आर टू भी लिख सकते हो, बट जो यहाँ पे टर्म है उसके हिसाब से क्लियर है कि आर वन आर टू पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो आर वन अगर मैं मान लो कभी भी ऐसा लिखता हूँ ना, आर ई की पावर एटा अल्फा लिख दिया, तो अंडरस्टूड है ये वाली जो टर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये क्या डिसाइड करेगी? ये उसका आर्ग्यूमेंट डिसाइड करेगी, और ये वाली जो टर्म है ये उसका क्या डिसाइड करेगी? मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोवाइडेड वो पॉजिटिव हो। तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बच जाएगी हमारे पास मॉड ऑफ आर वन आर टू विच इज आर वन आर टू ओनली, ठीक है। या इसको ऐसे ही मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आर वन आर टू इसी स्टेप पे, क्योंकि क्लियर है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। आर वन आर टू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू आ जाएगा। देखो भाई, यहाँ तक समझ आया नहीं समझ आया? मैं दोबारा बताऊंगा अदरवाइज। इस ये प्रॉपर्टी समझ आई? Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा? मॉड Z1 मॉड Z2। ये हमने कैसे डिराइव किया? Z1 को मान लिया आर ई की पावर आयोटा थीटा वन, Z2 को मान लिया आर टू ई की पावर आयोटा थीटा टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आर वन आर टू ई की पावर आयोटा आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आ जाएगा। अब इस टर्म में जो मैग्नीट्यूड है, ये वाली जो टर्म है इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? आर वन आर टू ही है, इसलिए वो किसके बराबर आ जाएगा? मॉड Z1 मॉड Z2। सिमिलरली अगर मान लो मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? Z1 Z2 Z3 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, होल मॉडुलस। तो ये मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे अगर मान लो मैं बोल देता हूँ मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Z4 मॉड Z5, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? हो जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Z4 मॉड Z5, इसके बराबर आ जाएगा।
ठीक है, इसी को यूज करके एक और प्रॉपर्टी हम निकालते हैं, ये होगी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 5 जो कहती है कि मॉड ऑफ जेड की पावर n, ठीक है, अगर n कोई इंटीजर है तो किसके बराबर होता है, मॉड जेड की पावर n के बराबर होता है। मॉड ऑफ जेड n कहने का मतलब है z कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n का मॉडुलस जो लोगे वो किसके बराबर आएगा, मॉड z की होल पावर n के बराबर आएगा। अच्छा ये कैसे प्रूव करेंगे, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो हो जाएगी z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, कितने टाइम्स आ जाएगा, ये n टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये मॉड जेड की पावर n के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा होगा सब लोग को, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी इस बात पे, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, देखो हमें प्रॉपर्टीज तो मैं आपको डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनका यूज आएगा ना क्वेश्चन में, तो हमें याद करनी है एक तरीके से, तो डेरिवेशन पता होगा आपको, याद करने में आसानी होगी। तो कोशिश करो इसको जो भी मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब है कि मान लो हमारे पास डिवीजन हो रहा है मॉड ऑफ z1/z2, तो ये जो टर्म है ये किसके बराबर आएगी, तो ये जो टर्म है ये हमारे पास आएगी मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड z2 के बराबर। ठीक है, अब ये कैसे पता प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 जो है, z1 इज r1 e आयोटा थीटा 1, और जो z2 है वो मान लो r2 e आयोटा थीटा 2। अब जो मेरा z1/z2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, r1 डिवाइडेड बाय r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आ जाएगा। समझ आ ही रहा है, इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r1 डिवाइडेड बाय r2 ई की पावर उठा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मॉडुलस लो, तो z1/z2 का मॉडुलस किसके बराबर आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये तो आर्ग्यूमेंट डिसाइड करता है, तो मॉडुलस तो डिसाइड करता ही नहीं है, तो मॉडुलस तो ये वाला पार्ट डिसाइड करता है, तो वो किसके बराबर आएगा, r1/r2। अब r1 इज मॉड z1, r2 इज मॉड z2। बताओ भाई क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ, सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 प्रॉपर्टी। अब 7th प्रॉपर्टी देखो, 7th प्रॉपर्टी है हमारी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म आता है देखना ध्यान से, ये वाला जो टर्म आता है ये किसके बराबर आता है, ये वाला टर्म आता है हमारे पास मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल z1 z2 बार, इसके बराबर आता है ये टर्म। ठीक है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल z1 z2 बार, तो z1 बार z2 भी बोल सकते हो और z1 z2 बार भी बोल सकते हो, ये सब अभी आपको समझाने वाला हूँ मैं। अब जैसे अभी अभी हमने सबसे पहले ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्जुगेट वाले में कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज सेम एज जेड इंटू जेड बार। ठीक है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे जो टर्म है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z1 प्लस z2 के मॉड का होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इंटू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का, सॉरी मॉड नहीं आएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि मॉड जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, z इंटू जेड बार, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, ये टर्म समझ आ गई। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ z1 प्लस z2, अब कॉन्जुगेट प्लस पे स्प्लिट हो जाता है तो इसको लिख देते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो z1 इंटू क्या आएगी पहली टर्म, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 बार
प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब Z1 इंटू Z1 बार किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। Z2 इंटू Z2 बार किसके बराबर होगा? मॉड Z2 स्क्वायर। समझ गए? Z1 इंटू Z1 बार इज मॉड Z1 स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार इज मॉड Z2 स्क्वायर। प्लस अब ये वाली जो टर्म है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। ये भी आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कहीं पर ये वाला टर्म यूज हो जाए, तो पता होना चाहिए ना कि भाई कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, जो कि बहुत इजी है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, या प्लस Z1 बार Z2 प्लस Z2 Z1 बार। मतलब एक में क्या आएगा? Z1 के ऊपर बार आएगा, एक में Z2 के ऊपर बार आएगा, तो प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ठीक है, और ये आया कैसे? Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस का होल स्क्वायर है, मॉडुलस मॉड Z के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? Z बार लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। तो उससे ये टर्म बन गई। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म देखो, ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म, तो से मान लो मैंने एक टर्म कैपिटल X मान ली Z1 बार Z2 को। ठीक है, तो कैपिटल X मैंने किसको मान लिया? Z1 बार Z2 को। अब आप x को कॉन्जुगेट लो, तो x को कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आ जाएगा? Z1 बार Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो x कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पे स्प्लिट, तो सब पे स्प्लिट हो जाता है। तो Z1 के दो बार आएंगे और Z2 के ऊपर एक बार आ जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? Z1 Z2 बार। ठीक है, तो x क्या था आपका? Z1 बार Z2, और x बार किसके बराबर हो गया? Z1 प्लस Z2 बार। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि x प्लस एक्स कॉन्जुगेट ये किसके बराबर होगा? x प्लस एक्स कॉन्जुगेट होगा ट्वाइस रियल ऑफ x। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। x प्लस एक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? ट्वाइस रियल ऑफ x। आ रही है बात समझ में कैसे? देखो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो x आपका a प्लस योटा b है, तो x कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? a माइनस योटा b के बराबर होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा? 2a। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 2a को हम लिख सकते हैं ना ट्वाइस रियल ऑफ x। तो x प्लस एक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? ट्वाइस रियल ऑफ x। अब x क्या आपका? Z1 बार Z2। तो ट्वाइस रियल ऑफ x जो होता है वो ट्वाइस रियल ऑफ x कॉन्जुगेट के बराबर ही होता है एक्चुअली में, क्योंकि देखो इन दोनों का रियल पार्ट तो यही है ना। तो ट्वाइस रियल ऑफ x लिखो या ट्वाइस रियल ऑफ x कॉन्जुगेट लिखो, एक ही बात है, दोनों का रियल पार्ट सेम ही तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस रियल Z1 बार Z2। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार। तो कहने का मतलब हो गया, अब जो मेरा ये वाला फॉर्मूला है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल Z1 बार Z2। अब ये लिखो, चाहे आप ये लिखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन आपको खुद से ही करना पड़ेगा, जो भी उसमें लगेगा स्टेप वगैरह, तो कोई गलती नहीं है इसमें, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 बार Z2 इज सेम एज रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। बताओ भाई, यहां तक समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये वाली होगी हमारी, डेरिवेशन ध्यान रखना है इसका, इंपॉर्टेंट है ये। एट्थ प्रॉपर्टी वो भी सेम, ये वो माइनस आ जाएगा बस उसमें, Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये किसके बराबर बनेगी? मॉड, सेम उसी तरीके से जैसे इससे पहले किया था हमने, कि Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, ऐसे लिख दो। Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो ये टर्म क्या बन जाएगी? Z1 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार
प्लस Z2 बार। ठीक है, Z1 बार माइनस Z1 बार माइनस Z2 मतलब मल्टीप्लाई कर दिया बस सिंपली। ठीक है, तो अब Z1 बार जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, Z1 बार आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर। ये देखो ये वाली टर्म देखो, Z समझ गया ना, ये करके मल्टीप्लाई कर दिया तो Z2 बार किसके बराबर आ जाएगा, मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म, ये वाली वही तो टर्म बन रही है, Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 जो आपने पहले भी देख ली है। तो एक्स प्लस एक्स बार बन रहा है तो ट्वाइस रियल ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z2 बार। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल Z2 बार। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, जो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी ये बन जाएगी। सिंपल है भी। Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर क्या आ गया, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार। जब बीच में माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वाइस रियल Z1 Z2 बार हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वो ट्वाइस रियल वाला पार्ट कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड Z2 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया 9th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जे में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज ना। तो इसमें क्या है, जैसे आपको ये पता है कि मान लो वेक्टर जैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एडिशन वेक्टर की तरीके से होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल नंबर्स की तरह होता है। तो कोई भी एक पॉइंट है तो उसको अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी जो डायरेक्शन वगैरह होती है वो हम उसके आर्ग्यूमेंट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप वेक्टर मान सकते हो। तो मान लो मैंने बोला कि भाई एक ये Z1 है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये मेरा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्शन ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल लॉ के कारण ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ सॉरी Z1 प्लस Z2 बन जाएगा। तो ये अगर Z1 है, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, Z1 प्लस Z2 यूजिंग ट्राइंगल लॉ। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब क्या हो गया कि इस ये वाले जो Z1 वाला ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, जो फ्री वेक्टर हमने बना रखा है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मॉड Z1, मतलब ये वाली जो साइड लेंथ है ये मॉड Z1 के बराबर है, ये वाली जो साइड लेंथ है ये मॉड Z2 के बराबर है, ये वाली साइड लेंथ जो है ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के बराबर है। ठीक है, तो हम उसकी उससे उससे क्या कह सकते हैं, इनको देखकर क्या कह सकते हैं, वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती थी, दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। बस खत्म। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। ठीक है, वैसे ट्राइंगल इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं आती, ये इक्वालिटी हमने इसीलिए ली है ताकि अगर आपके वेक्टर Z1 Z2 में बी कोलिनियर और जीरो। ठीक है, Z1 Z2 में भी कोलिनियर और जीरो, तो इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए या कोलिनियर हो जाए तो उस केस में क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ठीक है, अच्छा एक और ऐसी बना लेते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जैसे हमने ये बनाया, अब दो साइड का जो सम है वो थर्ड से बड़ा होगा, तो उस केस में दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा कर देते हैं। अच्छा, एक केस और बनाते हैं जिसमें हम जो साइड लेंथ है वो माइनस Z2 बना लें, मतलब Z1 माइनस Z2 बना लें। तो वो कैसे बनता है, जैसे मान लो ये आपके पास Z1 है। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है ये आपके पास Z2 माइनस Z1 है। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये हमारे पास, इसको Z2 बना लेता हूँ मैं। तो ये वाला वेक्टर किससे मिलेगा आपको, दो वेक्टर्स को ऐड करके मिलेगा, दिस एंड दिस, तो ये वाला हमारा Z1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो आप ऐसे सोच सकते हो Z2 माइनस Z1 प्लस Z1 किसके बराबर होगा, Z2 के बराबर होगा यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ Z1, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ Z2।
ठीक है, अब दो साइड का सम हमेशा थर्ड से बड़ा होता है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ जाएगी z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ये तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे, z1 की जगह माइनस z1 डाल दो। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा 11th। अब नेक्स्ट आते हैं जो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है जिसमें जो साइड है वो z1 माइनस z2 है। अब आपको ये नहीं पता चल, ये क्वेश्चन में देख के पता चलेगा कि भाई z1 प्लस z2 करके बनाना है या z1 माइनस z2 करके बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दो साइड के डिफरेंस वाला बना लेते हैं। तो अब जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसमें वेक्टर्स हैं, ये मान लेते हैं z1 है मेरे पास, और ये मान लेते हैं z2 है, और ये मेरे पास z1 प्लस z2 है। एक z1 है, दूसरी z2 है, थर्ड क्या आ रहा है z1 प्लस z2। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है मॉड ऑफ z1, दो साइड का सम, इसमें थर्ड साइड से हमें, अब दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा कर दिया, अब दो साइड का डिफरेंस करना है, तो मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड से क्या होगा, छोटा होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2। ऐसे होता है ना, देखो a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, तो b को उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ c माइनस बी। तो थर्ड साइड जो है वो उन दोनों के डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। The third side is greater than difference of the other two sides in a triangle। ठीक है, इक्वालिटी क्यों लगा दी, वही सेम कि ये लाइन में भी आ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि z2 0 हो जाए, तो उस केस के लिए हमने ये लगा दिया। ऐसे अब इसमें एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी कि z2 की जगह माइनस z2 डाल दो, या z1 की जगह माइनस z1 डाल दो, तो मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2। ठीक है, तो z1 की जगह माइनस z2 डाल दो, या z2 की जगह माइनस z2 डाल दो। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट भी आ जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ इन प्रॉपर्टीज में, ये जो मैंने अभी बताई हैं। देखो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गई थी शायद आपको, यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर हमने क्या किया था, कैसे निकाला था, z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो मल्टीप्लाई करके वो क्या टर्म बनी, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। अगर आप z1 z2 को x मानते हो, z1 z2 बार को x मानते हो, तो उसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो z2 z1 बार आ जाएगा। तो x प्लस एक्स कॉन्जुगेट होता है ट्वाइस रियल ऑफ x। तो इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा, जो है ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे, वो ये होगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल z1 z2 बार। सिमिलरली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, z1 माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, तो आ जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल z1 z2 बार। उसमें नेगेटिव आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये z1 है, ये z2 है, और ये z1 प्लस z2 है। ठीक है, एक साइड z1 है, दूसरी z2 है, थर्ड z1 प्लस z2 है, तो इन साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी, मॉड z1 मॉड z2 मॉड z1 प्लस z2। दो साइड का सम हमेशा थर्ड से क्या होता है, बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा होता है। तो z1 प्लस, दो साइड का सम हमने थर्ड से बड़ा कर दिया, इसके बाद z2 की जगह माइनस z2 डालोगे तो दूसरा वाले केसेस भी आ जाएगा। ऐसे ही हमने दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा कर दिया इसमें। ठीक है, तो अब हमने पढ़ ली है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि जो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल रहता है उसकी प्रॉपर्टीज हैं ये, समझ रहे हो, जो एंगल रहता है, मतलब जैसे अगर हम बोलते हैं कि आर ई की पावर उल्टा थीटा, तो थीटा के ऊपर प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 किसके बराबर आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर आएगा। अच्छा, ये कैसे आ रहा है ये देख लेते हैं। अब देखो, आर्ग्यूमेंट अगर मैं लिख रहा हूँ ना, जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है z इज इक्वल टू आर ई की पावर उल्टा थीटा, ध्यान से सुनना। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ये थीटा के बराबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू आर ई की पावर उल्टा थीटा, तो और r पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे थीटा रियल होना चाहिए, r पॉजिटिव थीटा रियल। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं आर्गुमेंट ऑफ z लिखूंगा तो ऑब्वियस क्या आएगा, थीटा आएगा।
आर अगर नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, फिर आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो चेंज होगा, वो कोऑर्डिनेट चेंज कर लेगा। समझ गए सब लोग? तो z अगर आर ई की बार रूट थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आएगा हमारे पास? थीटा के बराबर आएगा, प्रोवाइडेड आर शुड बी पॉजिटिव। अब देखो इसको देखना, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मान लेते हैं हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ आर वन ई की पावर रूट थीटा वन इंटू आर टू ई की पावर रूट थीटा टू, ये निकालना है हमें, आर वन ई की पावर रूट थीटा वन आर टू ई की पावर रूट थीटा टू। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर्ग्यूमेंट किसका निकालोगे फिर? आर वन आर टू तो टर्म हो गई, तो सिंपल टर्म हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ई की पावर एटा थीटा वन ई की पावर एटा थीटा वन प्लस थीटा टू, ये टर्म आ जाएगी। तो आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? आर वन आर टू तो मैग्नीट्यूड है, आर्ग्यूमेंट कितना हुआ? थीटा वन प्लस थीटा टू, तो थीटा वन प्लस थीटा टू आ गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 किसके बराबर आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि थीटा वन प्लस थीटा टू है, बहुत सिंपल है सोचना। तो r1 देखो ऐसे भी सोच सकते हो, r1 की पावर थीटा वन r2 की पावर थीटा टू, तो पावर तो ऐड हो गई, पावर ऐड होगी क्या बन जाएगी? थीटा वन प्लस थीटा टू बन जाएगी। सेकेंड, अब जैसे इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है, अगर मैं बोल दूं इसमें कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ मेरे पास z1 z2 z3 z4 टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको? आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब ऐसे सोचो मन में तो क्या लिखोगे? आर वन ई की पावर उठा थीटा वन इंटू आर टू ई की पावर उठा थीटा टू इंटू आर थ्री की पावर उठा थीटा थ्री इंटू आर फोर ई की पावर उठा थीटा फोर। तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर इंटू ई की पावर उठा थीटा वन प्लस थीटा टू सो ऑन टू थीटा फोर। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थ्री प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर। बहुत सिंपल सी बात है ये भी, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 z3 z4 क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z4। अच्छा थर्ड पे आते हैं, थर्ड है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2। ठीक है, अच्छा अब ये टर्म कैसे बनेगी? इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ r1 e की पावर एटा थीटा वन डिवाइडेड बाय r2 e की पावर एटा थीटा टू। तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ r1 बाय r2 e की पावर एटा थीटा वन माइनस थीटा टू, ये टर्म बनेगी आर्ग्यूमेंट ऑफ r1 बाय r2 e की पावर उठा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो अब इसमें आर्ग्यूमेंट कौन सा हुआ? यही तो हुआ आर्ग्यूमेंट, जो पावर में रहेगा, बाकी तो मैग्नीट्यूड में जाएगा, तो ये बनेगा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 किसके बराबर होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर होता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी समझ आ रहा है सबको? कैसे लिखा है इसको? आर वन ई की पावर उल्टा थीटा वन पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, दूसरा मान लिया आर टू की पावर उल्टा थीटा टू, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या बन जाएगा डिवाइड करके? आर वन बाय आर टू ई की पावर उल्टा थीटा वन माइनस थीटा टू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर आर्ग्यूमेंट की ही बात कर रहा है तो वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू से आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार निकालो। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके बराबर होगा? आप लिख लोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ आर ई की पावर उल्टा थीटा। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म जो आएगी, सॉरी कॉन्जुगेट है ना, आर ई की पावर माइनस एटा थीटा, तो इसमें जो अब आर्ग्यूमेंट आएगा वो कितना आएगा? माइनस थीटा आएगा, तो इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। समझ आ गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार किसके बराबर आएगा? आर ई की पावर माइनस एटा थीटा आएगा, क्योंकि जेड हमने माना हुआ है आर ई की पावर एटा थीटा, तो आर ई की पावर माइनस एटा थीटा आएगा। ठीक है, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? माइनस थीटा, तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ। अब ये भी बड़ा सिंपल है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बाय जेड बार। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बाय जेड बार किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू बाय जेड वन क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन। तो ये क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बन जाएगा। ये आप डायरेक्टली भी देख सकते थे। जब डायरेक्टली इसको कैसे देखते हैं, जैसे ये वाली टर्म है, इसको लिख लो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को मान लिया आर ई की पावर उल्टा थीटा, जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आर ई की पावर माइनस उल्टा थीटा।
तो r से r तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ e की पावर एटा 2 थीटा। ठीक है, अब इसमें आर्ग्यूमेंट कितना है, 2 थीटा, विच इज 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास, अगर जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो आएगा, प्योरली इमेजिनरी मतलब इधर आ जाएगा, या तो इस प्लस वाई एक्सिस पे आ जाएगा या माइनस वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट या तो प्लस पाई बाई टू होगा या माइनस पाई बाई टू होगा, तो हम बोल देंगे प्लस माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और अगर z प्योरली रियल है, इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आएगा, 0 और पाई। तो प्योरली इमेजिनरी है तो किस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा, प्योरली रियल है तो किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ पर अगर रहेगा तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, 0 आएगा इस लाइन पे, इधर रहेगा तो कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, समझ आया। तो बड़ी इजी सी प्रॉपर्टीज ही हैं, एक बार आप बस इनको ऐसा करना, जब आप नोट्स बनाओगे तो इसको फेयर नोट्स में लिखना और उसको 2-3 बार पढ़ना, या रफ कॉपी में बार बार लिख के उसको याद करने की कोशिश करना। हो जाएगा, याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही होने लग जाएंगे ना फिर इसके, बड़े इजीली। चलो अभी देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 15 तक कर लिए थे क्वेश्चन, अब 16 प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। तो आज ये जो तीनों टॉपिक पढ़े इसी के ऊपर अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला प्रॉब्लम है, इजी इजी से हैं, आप ट्राई करो। a प्लस एटा बी इंटू सी प्लस एटा डी इंटू ई प्लस एटा एफ इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस एटा बी। ठीक है, सो फाइंड वैल्यू ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर। ये वैल्यू निकालनी है, करो भाई, आंसर निकालो इसका। a स्केयर प्लस b स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर। जिसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिख दो। किसी का भी आंसर नहीं आया इसका, जिसका भी आंसर आया वो चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा। देखो क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दो तरीके हैं इसको करने के। a प्लस एटा बी इंटू सी प्लस एटा डी इंटू ई प्लस एटा एफ हमारे को दिया हुआ है कैपिटल A प्लस एटा बी। ठीक है, पहला तरीका है कि दोनों तरफ मॉडुलस ले लो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे और उनके आर्ग्यूमेंट भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ a प्लस एटा बी का मॉडुलस सी प्लस एटा डी का मॉडुलस ई प्लस एटा एफ का मॉडुलस। पता है नहीं है, क्योंकि z1 z2 z3 का कंप्लीट मॉडुलस जो होता है वो मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 होता है, और यहाँ पर ये आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस एटा बी। अब ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ सी स्केयर प्लस डी स्केयर, अंडर रूट ऑफ ई स्केयर प्लस एफ स्केयर।
और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसका आंसर आ जाएगा, कैपिटल ए स्केयर प्लस कैपिटल बी स्केयर। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कर सकते थे कि कॉन्जुगेट ले लो इसका, कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या टर्म बनेगी, ये बन जाएगा a माइनस योटा बी टू c माइनस योटा डी टू e माइनस योटा एफ इज इक्वल टू a माइनस योटा बी। ठीक है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस योटा बी इंटू ए माइनस योटा बी क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सी स्केयर प्लस डी स्केयर ई स्केयर प्लस एफ स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। बस हो गया। ठीक है, इजी सा प्रॉब्लम था, दो तरीके से आप कर सकते हो, मॉडुलस लेके भी कर सकते हो और कॉन्जुगेट लेके भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 17। इफ z इज इक्वल टू x प्लस योटा y, ठीक है, एक्स वाई रियल एंड अयोटा अंडर रूट माइनस 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोशिश करो x प्लस योटा वाई पुट करके ना करो, क्योंकि फिर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी। मान लो अगर हमारा चैप्टर वीक रह जाता है और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि भाई x प्लस योटा वाई ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं, तो उससे तो हो ही जाता है। ठीक है, बट आपको अगर प्रॉपर्टीज वगैरह लगाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है उस चीज का। अब उसने दिया हुआ है कि भाई जेड एक्स प्लस योटा वाई, तो ये स्टेटमेंट उसने भी बस ये इसलिए दी है कि भाई जो जेड है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये बताना चाह रहा है इस पूरी स्टेटमेंट से। डेफिनेशन लिख दी ना उसने क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स प्लस योटा वाई पुट करके करो, कर सकते हो उससे भी, बट कोई और अच्छा तरीका भी हो सकता है उसका। तो इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड योटा इज अंडर रूट माइनस 1, तो क्वेश्चन है एंड साथ में ये भी दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस एयोटा जेड ऑन जेड माइनस एयोटा। तो ये दिया हुआ है इफ मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, then then prove that then prove that z is purely real। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, तो अब w दिया हुआ है 1 माइनस योटा z अपॉन z माइनस योटा। इफ मॉड w इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। z प्योरली रियल कहने का मतलब है कि भाई z का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा। आया किसी का आंसर? देखो चलो मैं बताता हूँ। देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, पहले फर्स्ट बताता हूँ। क्योंकि मॉड ओमेगा मॉड डब्ल्यू इज 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एओटा जेड अपॉन जेड माइनस एओटा का जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसकी जगह वैल्यू डाल दी। अब मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, डिवीजन मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे स्प्लिट होता है। तो 1 माइनस एओटा जेड का मॉड और जेड माइनस एओटा का मॉड ये 1 के बराबर हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस एओटा जेड का जो मॉड होगा वो मॉड ऑफ जेड माइनस एओटा के बराबर होगा। ठीक है, 1 माइनस एओटा जेड का मॉड किसके बराबर लिख दिया, मॉड ऑफ जेड माइनस एओटा। अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा जेड का होल स्केयर माइनस ट्वाइस रियल
1 इंटू अयोटा जेड का बार, या 1 बार भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा ये भी कर सकते हो। Z1 Z2 बार में किसी भी एक पे बार लगा सकते हो। तो मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स करके, Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस मॉड अयोटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल जेड बार अयोटा, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अयोटा जेड का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अयोटा इंटू मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ अयोटा 1 होता है, क्योंकि मॉड ऑफ अयोटा को क्या लिख सकते हो, 0 प्लस अयोटा, तो अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल अयोटा जेड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस रियल जेड बार अयोटा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1 दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमें करना क्या था, हमें प्रूव करना था z इज प्योरली रियल। अच्छा, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ये माइनस टू भी कैंसिल कर दिया, रियल ऑफ अयोटा z इज इक्वल टू रियल ऑफ अयोटा z बार। रियल ऑफ अयोटा z इज सेम एज रियल ऑफ अयोटा z बार। इसका मतलब क्या हो गया कि अयोटा z और अयोटा z बार का जो रियल पार्ट है वो सेम है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल ऑफ माइनस, देखो आपको ये बताया था ना, रियल ऑफ जो x होता है वो रियल ऑफ x बार के बराबर होता है, दोनों का रियल पार्ट सेम ही होता है। तो क्योंकि अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो आ जाएगा माइनस अयोटा जेड बार इज इक्वल टू रियल ऑफ अयोटा जेड बार। समझ गए मैंने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, रियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे, रियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल ऑफ एक्स बार, तो अयोटा का कॉन्जुगेट माइनस अयोटा, जेड का जेड बार आ जाएगा, तो बन जाएगा ट्वाइस रियल अयोटा जेड बार इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट जीरो है, किसका, अयोटा जेड बार का। तो अयोटा जेड बार जो होगा ये प्योरली इमेजिनरी होगा, अयोटा के लिख सकते हैं, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल पार्ट ऑफ एटा जेड बार अगर जीरो है तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, इसका मतलब जेड बार हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अगर मान लो हो गया जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस अयोटा जीरो, तो जेड कॉन्जुगेट भी रियल ही रहेगा, क्योंकि ए माइनस अयोटा जीरो ही तो होगा, तो जेड इज इक्वल टू के आ जाएगा, तो जेड इज प्योरली रियल। के आ गया मतलब प्योरली रियल हो गया, इज प्योरली रियल, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो एक बार मैंने क्या किया, सिंपल था, मॉड डब्ल्यू वन था हमारे पास, तो मॉड डब्ल्यू वन कर दिया, दोनों तरफ ले गया उसको टर्म को, और स्केलिंग बोथ साइड कर दिया। स्केलिंग बोथ साइड करके मेरे पास आ गया रियल ऑफ एटा जेड इज रियल ऑफ एटा जेड बार। अब क्योंकि एक में जेड एक में जेड बार है, तो हमने एक तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, रियल पार्ट में कॉन्जुगेट लेने से कोई भी फर्क नहीं आता, तो उससे क्या बन गया, ट्वाइस रियल अयोटा जेड बार इज इक्वल टू जीरो। तो अयोटा जेड बार किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजिनरी के बराबर जाना पड़ेगा, तो अयोटा के हो गया ये, तो अयोटा जेड बार इज अयोटा के, तो जेड बार के बराबर हो गया, तो जेड के हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, एक मेथड ही हो गया, अब दूसरा मेथड भी बताता हूँ। देखो हमारे को W क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है 1 माइनस एटा जेड अपॉन जेड माइनस एटा, एक स्टेटमेंट ये दी हुई है और एक स्टेटमेंट दी हुई है W का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉड W इज इक्वल टू 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बार भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि W इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज मॉड W का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, W इज 1 माइनस एटा जेड इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 1 प्लस एटा जेड बार आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ गया, जेड माइनस एटा इंटू ये क्या आ जाएगा, जेड बार प्लस एटा, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप ही वो वाली टर्म ही आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1 माइनस एटा जेड, 1 पहले फिर माइनस एटा जेड प्लस एटा जेड बार प्लस माइनस अयोटा स्केयर माइनस 1 आएगा, तो माइनस जेड जेड बार, इस तरफ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड जेड बार, जेड जेड बार प्लस अयोटा जेड माइनस अयोटा जेड बार, ठीक है, और माइनस अयोटा स्केयर इज प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 1 से 1 कट गया आपके पास, और क्या कट रहा है, जेड बार से जेड बार कट रहा है, सेम वैसे ही सिनारियो बन रहा है हमारे पास, क्या टर्म आ रही है, अगर आप देखोगे अयोटा जेड इज इक्वल टू अयोटा जेड बार आ जा रहा है, क्यों क्या बनेगा, टू अयोटा जेड इक्वल टू टू अयोटा जेड बार, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार आ रहा है, तो अगर जेड इज इक्वल टू जेड बार है तो इमेजिनरी जेड क्या होता था, जेड माइनस जेड बार बाय टू अयोटा, तो जेड इक्वल टू जेड बार है तो इमेजिनरी जेड जीरो हो गया, तो जेड क्या होगा, इमेजिनरी जेड जीरो हो गया, तो इससे क्या पता चल गया, जेड इज प्योरली रियल।
वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल क्लियर करो अगर समझ आ गया तो, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये दोनों मेथड समझ आ गए तो ऑल क्लियर करो एक बार बेटा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, with magnitude of beta is equal to 1 and find value of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta। करो एक बार ट्राई करो। एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। चलो देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, अब जैसे मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं बीटा बीटा बार इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट करोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड बीटा स्क्वायर ही तो आएगा, तो बीटा बीटा बार 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे स्प्लिट हो जाता है, 1 की जगह लिख दिया बीटा बार बीटा माइनस अल्फा बार बीटा। अब डिनोमिनेटर में से बीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू मॉड ऑफ बीटा। मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार और मॉड ऑफ बीटा। अब मॉड ऑफ बीटा कितना है, 1 के बराबर है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो बीटा माइनस अल्फा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बीटा बार माइनस अल्फा बार के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, क्योंकि अगर ये z है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये वाली जो दोनों टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ भाई चैट बॉक्स में। हाँ 1 आ रहा है इसका आंसर। सबको ये बात क्लियर हो रही है, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम 18, प्रॉब्लम 19 करते हैं। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ई रेस टू द पावर ई आयोटा थीटा, ई रेस टू द पावर ई आयोटा थीटा। ठीक है, इसका निकालना है, वेयर थीटा इज द रियल नंबर।
Real part of z is e raised to the power e iota theta, where theta is a real number. करो इसका आंसर निकालो बेटा। देखो इसको ऐसे करोगे, अब रियल पार्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, z इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। ठीक है, ये टर्म तो ऐसे बन जाएगी। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, ई की पावर cos थीटा इंटू ई की पावर एटा साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, z कॉन्जुगेट हो जाएगा ई की पावर cos थीटा इंटू ई की पावर माइनस एटा साइन थीटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, बस एटा की जगह पे माइनस एटा आ जाता है। अब रियल पार्ट ऑफ z जो है, रियल पार्ट ऑफ z का डेफिनेशन आपको अभी भी बताया था, z प्लस जेड बार बाय 2 के बराबर होता है। रियल पार्ट ऑफ z का क्या फॉर्मूला है, z प्लस जेड बार बाय 2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, x प्लस एटा वाई प्लस एक्स माइनस एटा वाई करूंगा तो एटा वाई कैंसिल होके 2x बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो z आएगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, e की पावर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिख देते हैं अभी, चलो फॉर द टाइम बिंग, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी e की पावर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, e की पावर cos थीटा कॉमन आ जाएगा ना, तो e की पावर cos थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा रहेगा, e की पावर आयोटा साइन थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, e की पावर cos थीटा की पावर आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये साइन थीटा रियल है, तो मान लो e की पावर आयोटा अल्फा होता तो आप क्या लिखते हैं, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो इसको लिख देंगे cos ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा प्लस cos ऑफ साइन थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, e की पावर cos थीटा इंटू 2 cos ऑफ साइन थीटा, तो वो 2 कैंसिल होगी, क्या बन जाएगा, cos ऑफ साइन थीटा। तो ये इसका आंसर है। सो e रेज़ टू द पावर cos थीटा इंटू cos ऑफ साइन थीटा इज द आंसर। देखो भाई समझ आ गया होगा सब लोगों को, जिसको नहीं क्लियर हुआ बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन हो गया 19, प्रॉब्लम 20। किसी को भी इसमें डाउट है तो बताइए मुझे, मैं दोबारा बताता हूँ। इफ मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 2 एंड मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू 3 एंड 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू 12, फाइंड वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3। ये प्रॉब्लम है, बताओ भाई किसी का आंसर आ रहा है तो। मॉड z1 1, मॉड z2 2, मॉड z3 3 है, और मॉड ऑफ 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू 12 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3।
किसी का नहीं आया आंसर? देखो मैं बताता हूँ, जेई का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। आप ये जो टर्म है ना, ये तो हमें पता ही है। 9 की जगह देखो, 9 जो है ना वो Z3 का होल स्क्वायर है, मॉड Z3 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मॉड Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज Z3 बार इज इक्वल टू 9। अब जो मॉड Z2 का होल स्क्वायर है वो 4 है, उसको हम लिख सकते हैं Z2 बार इज इक्वल टू 4। मॉड Z1 का होल स्क्वायर 1 है, तो हम लिख सकते हैं Z1 बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जो 9 Z1 Z2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 Z2 Z3 बार लिख सकते हैं। प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Z1 Z3 Z2 बार लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Z1 बार Z2 Z3। दिस इज गिवन एज 12। तो अगर आप तीनों टर्म्स में देखोगे, अब Z1 Z2 Z3 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 हमारे पास कॉमन आया। ठीक है, Z1 Z2 Z3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया मॉडुलस से, और बच गया Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 12। अब मॉड Z1 की वैल्यू हमारे को पता है 1 है, तो इसको भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3। अब ये भी हमें पता है मॉड ऑफ Z बार जो होता है वो मॉड ऑफ Z के बराबर ही होता है, तो इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल मॉड एक बारी में लिखोगे, फिर उस मॉड को नेक्स्ट स्टेप पे हटा दोगे। अब मॉड Z1 जो है हमारे पास, मॉड Z1 किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये टर्म हमें निकालनी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये 12 के बराबर हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज द आंसर। देखो भाई, समझ आया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। एक मैं असाइनमेंट अब कॉम्प्लेक्स नंबर की अपलोड कर दूंगा फाइल्स में, इवनिंग तक करूंगा आज, ठीक है। और पैरेलल में अब आप मॉड्यूल और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी कर लो अच्छे से, क्योंकि ना बहुत बच्चों का ये वीक रह जाता है। अब इसके बाद फिर हम जेई मेंस के टॉपिक पहले करेंगे, फिर एसओटी करेंगे। तो होपफुली मतलब सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर मिड के बाद हम रिवीजन भी अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके असाइनमेंट करनी है और फिर आपको मॉड्यूल करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।